डिक्लेयर कर दिए हैं, अखबारों में भी आ चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पर भी मौजूद होंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि कौम की लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लाई जाए, और खुद उनके बैरून मुल्क असासे हैं। तो इस चीज़ से क्या ये लूटी दौलत तो नहीं है। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने अपनी इनकम से मुल्क से बाहर कोई असासा बनाया है। ये आप कहते हैं इल्जामात तो माजी में लगते रहे हैं। जी, इल्जामात तो लगते रहते हैं। मैं इल्जामात के बारे में बात, मैं तो इल्जामात तो आपकी लीडरशिप के बारे में भी यही इल्जामात हैं कि वो भी जो दौलत लूट कर वो बाहर ले गए हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब के, जो उन्होंने खुद अपने नहीं, मुझे लूटने पे एतराज है। देखिए, लूटने की बात है तो नैब मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उन जायज़ इनकम से मुल्क से बाहर असासे बनाते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं, मैं समझता हूं कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि वो डिक्लेयर नहीं हो रहे, वो डिक्लेयर नहीं हो रहे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके 4 अपार्टमेंट्स हैं लंदन में, देखिए वो उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन कामरान, जो उनकी लागत डिक्लेयर की गई है 16 करोड़ रुपए उन 4 अपार्टमेंट्स की या उन 4 प्रॉपर्टीज की, उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे भी दोस्त वहां पर बैठे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बैठे हैं। ये तो पॉइंट, ये जो अंडरस्टेट करने वाला है, हाँ, ये है। अंडरस्टेट करने की बात नहीं होती, तो देखिए ऑनेस्टी की बात है। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अपर बर्कले में उनका एक अपार्टमेंट है जो वो कुछ 2.5 लाख पाउंड का बताते हैं। आज मैंने भी वहां पे स्टेट एजेंट से चेक किया, उसकी जो कीमत है वो 1.5 मिलियन पाउंड है। अब इतनी अंडरस्टेटमेंट जो है, चेक कर लें कि खरीदा कब था। नहीं, उन्होंने करंट कॉस्ट भी बताई हुई उन्होंने। जी, करंट कॉस्ट तो आप पता कर सकते हैं, वो तो फ्लक्चुएट करती है। करंट कॉस्ट भी शहबाज शरीफ साहब ने जो मेंशन की है वो इतनी बनती है। आप उनसे क्लैरिफाई करा लें, मे बी यू कैन क्लैरिफाई। चले, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन जिन लोगों की इस किस्म की जो इमलाक हैं, जहां पे उन्होंने अंडरस्टेट की हुई हैं उनकी वैल्यूज, या उनकी अनअकाउंटेड फॉर हैं जिनको दिखाया नहीं गया, कई तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हैं। फौजिया वहाब साहिबा से उन्होंने क्योंकि जाना भी है, आप क्या कहती हैं फौजिया वहाब साहिबा इस हवाले से, क्योंकि आपकी लीडरशिप पर भी बहुत ज्यादा इल्जामात लगते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और इवन नवाज शरीफ भी कहते हैं कि वो लूटी हुई कौम की दौलत है। आप समझती हैं कि कोई कानून साजी अब होनी चाहिए कि जिस किसी के भी एसेट्स मुल्क से बाहर मौजूद हैं उन्हें पाकिस्तान में वापस आना चाहिए? मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों को आप नैरो डाउन नहीं कर सकते हैं कि जी आप अपने मुल्क में, अगर आपके पास आप अपने इस मुल्क के अगर शहरी हैं तो आपके किसी और मुल्क में कोई असासे नहीं हो सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ उन लीडर्स का तस्करा कर रहे हैं, उन एमएनएस का तस्करा कर रहे हैं जिनकी दौलत बाहर है, जो यहाँ पर भी बेस्ड है और वहाँ पर भी बेस्ड हैं। लेकिन उनके बारे में क्या आपकी राय है जो कि बाहर बेस्ड हैं और यहाँ पाकिस्तान में आकर अब वो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? मैं हमारे अपने पार्लियामेंट में कई ऐसे एमएनएस को जानती हूँ जो कि एम्स्टर्डम में या लंदन में या सऊदी अरेबिया में रहते आए हैं, और अब जब उनके पास इतनी पैसे आ गए हैं तो वो पाकिस्तान आके अब किसी पार्टी का उन्होंने टिकट ले लिया है और उस टिकट की बुनियाद पे वो मुंतखब होकर आ गए हैं और वो खिदमत कर रहे हैं अपने इलाके की। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि आप अपने तमाम असासे जो है वो फोफीट कर दें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैं समझती हूँ यहाँ मौजूदा हालात को देखते हुए जब इतने इल्जामात सियासतदानों पे लगते हैं, क्योंकि इसी वजह से हमारे यहाँ जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो आती रही हैं कि हमारे सियासतदान ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि वो जो कौम की दौलत है उसको बाहर भी ले जाते रहे हैं। तो इस किस्म का जवाब आप उन्हें क्यों देते हैं? क्यों नहीं हम लेट से आप कहते हैं कि जमहूरियत अभी मजबूत नहीं है, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए ऐसी कानून साजी कर दें कि जब मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाए फिर ले जाए, बेशक जितना मर्जी पाकिस्तान का जो है वो बाहर आप बेशक असासे बनाए अपने। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मुल्क में ऐसे हालात क्यों हुए कि लीडरों को मुल्क से बाहर जाना पड़ा? उनकी चॉइस तो नहीं थी। जो इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है, जो अगर वो मुल्क से बाहर गए हैं और उन्होंने वहाँ अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ किया है, तो क्या वो बाय चॉइस हुआ था या उनके ऊपर थोप दिया गया था? ये भी तो आप देखें ना। अगर यहाँ पर जमहूरियत सही खतूत पे चलती है और सियासी बुनियादों पर हाउंडिंग और परसिक्यूशन नहीं होती है तो मेरे ख्याल में लोग अपने असासे जात बाहर बनाना छोड़ देंगे। ये तो आज जो आप मेरे हवाले, मेरी पार्टी के हवाले से जमहूरियत में तसलसल होना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है।
फौजिया वहाब साहब, यकीनन मुझे पता है कि आपने जाना है तो आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन कंक्लूडिंग थॉट्स के लिए ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी और जमाल लगारी साहब से। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारा हुक्मरान तबका पूरी तरह टैक्स अदा करता है। कंक्लूडिंग थाट्स चाहिए होंगे जमाल लगारी साहब आपकी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कि क्या वे आउट है। अवाम का एक तरफ एक लग ऐसा रहा है कि वो समझते हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं शायद वो इतने कमिटेड नहीं हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, उसी पे वो गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे आउट क्या है, किस तरह से? वे आउट बहुत सिंपल है। उसमें यह है कि जो सियासतदान अपनी जो सारी स्टेटमेंट्स देते हैं उन स्टेटमेंट्स को इससे बढ़ा के दें, वो अपने तमाम वेल्थ को उसके अंदर बाकायदा तौर पे दर्ज करके दें। और अवाम से ये अपील है कि अवाम के नोटिस में अगर कोई ऐसा असासा आता है तो वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को रजू करे और कहे कि इस सियासतदान ने इस असासे का तस्करा नहीं किया। अवाम को तो आपने रोटी कपड़े के चक्कर में लगाए हुए, वो बेचारे क्या इस किस्म का वो लेंगे। देखें, अवाम रोटी कपड़ा मकान में बिल्कुल है, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो हमें मॉनिटर करे, क्योंकि अगर हमने रोटी कपड़ा और मकान अवाम से छीना और हमने उनके, लेकिन अवाम में इतना ज्यादा शऊर होता तो शायद ऐसे लोग मुंतखब होकर ही ना आते। आप बताएं कि क्या करना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कैसे खत्म हो सकता है? अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में जो लोग सामने आते हैं, जो आम के नुमाइंदे बनते हैं, अगर जो टैक्स चोरी कर रहा है, जो अपने एसेट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो अपने लाइफ स्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको अवाम की नुमाइंदगी का हक हासिल नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह बात है। आपको ये याद होगा कि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी थीं पिछली सदी के मिडिल तक जो लेकिन सिर्फ एक टैक्स पेयर वोट नहीं हो रहा ना। बहुत ज़्यादा बदएतमादी है आम आदमी की। वो समझते हैं कि शायद जो हुक्मरान लोग हैं वो बहुत अमीर हैं और गरीब आदमी बेचारा उसका कोई चाराकार नहीं। जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जब अवाम के नुमाइंदों के टैक्स और उनके एसेट्स अवाम के सामने आ जाएंगे, वो फैसला खुद कर सकते हैं। चलें, इस पे यकीनन हमें मजीद भी प्रोग्राम करने होंगे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेनेटर जमाल लगारी का और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और फौजिया वहाब साहिबा का जो ब्रेक से पहले जा चुकी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बात कर रहे थे क्या हमारा हुक्मरान तबका पूरी तरह टैक्स अदा करता है। जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताया था कि चंद बड़ी शख्सियात को हमने तहरीर तौर पर दरख्वास्त दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हमें रिस्पॉन्ड किया है। हम तवक्को रखते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो भी हमें बताएंगे कि वो कितना टैक्स अदा करते हैं, ताकि हम आवाम को बता सकें कि हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो कितना टैक्स अदा करते हैं। यही आज के प्रोग्राम के लिए, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर अपनी राय आप देना चाहें हमारे प्रोग्राम के हवाले से तो हमारा ईमेल एड्रेस है infocus@dawnnews.tv।